हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक जो चौथा चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत उसे पूरा करा दिया था, साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करा दिए थे। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी और साथ ही साथ यूनिट भी दूसरी आएगी। जो पहली यूनिट है स्थिर वैद्युत की, वो खत्म हुई। उसमें क्या हमने आवेश के बारे में पढ़ा और बहुत सारी जो चीज़ें थी आवेश से संबंधित उनको पढ़ा। ठीक है, जैसे बात करें वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल है और धारिता पढ़ी, विभव पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी जो कि क्या है आवेश से संबंधित थी। ठीक है, अब आगे से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो आवेश के प्रवाह की दर है वैद्युत धारा, यानी कि जो अगली यूनिट है उसका नाम भी यही है स्थिर वैद्युतिकी के लिए। नेक्स्ट यूनिट क्या है, वैद्युत धारा से संबंधित है, स्थिर धारा के लिए बात करें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, धारा को देखेंगे, धारा क्या है और इससे संबंधित जो भी अनुप्रयोग होंगे इसके उन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अगला चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत धारा। इसमें सबसे पहले हमें क्या यही पता होना चाहिए कि वैद्युत धारा है क्या। ठीक है, अब इसको अगर हम समझें कि वैद्युत धारा है क्या। ठीक है, वैद्युत धारा क्या है, जैसे अगर किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, क्या है आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो होता क्या है किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को, किस दर से क्या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, क्योंकि जो आवेश है किससे बनता है, आवेश बनता है इलेक्ट्रॉनों से, और इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। तो क्या है किसी भी परिपथ में आवेश जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस दर से जा रहे हैं, वही क्या होगी तुम्हारी वैद्युत धारा। या फिर सिंपल वे में कहें, जो अगर वैद्युत धारा की बात करें तो वैद्युत धारा क्या आएगी, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को कहेंगे वैद्युत धारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है जो आज की हेडिंग हमारी रहेगी। ध्यान रखना है यूनिट अब हमारी दूसरी स्टार्ट हो गई है और चैप्टर की अगर बात करें तो 4 चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं। तो अगला चैप्टर रहेगा चैप्टर 5 है और नाम क्या है चैप्टर का, वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखते हैं जो पहला रहेगा हमारा इसमें क्या है, वैद्युत धारा। तो हेडिंग यही रहेगी हमारी पहली, वैद्युत धारा। क्या है बताया अभी, वैद्युत धारा क्या है, किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को, वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो क्या रहेगी वैद्युत धारा, किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसको तो कैसे समझें, और इसे क्या हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर हम देखेंगे जहाँ भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो जो आई का जो आई है विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और तुम्हें देखो पता होगा कि जो मैंने मूल राशियाँ पढ़ाई थी तुम्हें, तो जो विद्युत धारा है वो क्या है, मूल राशि है। मूल राशि उसका जो मूल मात्रक रहेगा, यानी कि जो एम्पियर है वो रहेगा। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं, यदि किसी परिपथ में स्मॉल q कूलाम का आवेश, स्मॉल q कूलाम का आवेश स्मॉल t समय तक प्रवाहित होता है। क्या है, यदि किसी वैद्युत परिपथ में स्मॉल q कूलाम का आवेश स्मॉल t समय तक प्रवाहित होता है, तब वैद्युत धारा हो जाएगी I बराबर स्मॉल q बट्टे टी। क्या रहेगा, I बराबर स्मॉल q बट्टे टी, ये हो जाएगी वैद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की समय दर क्या बनेगी, वैद्युत धारा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो जो पहले चैप्टर हमने सूत्र पढ़ा है, पहला ही वाला सूत्र था जो आवेश के लिए था, क्या था, Q बराबर NE। ठीक है, क्योंकि देखो आवेश है किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, क्योंकि हमें पता है Q बराबर क्या होता है, NE। तो फिर विद्युत धारा का क्या सूत्र बन सकता है, I बराबर NE बट्टे टी, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो बात करें वैद्युत धारा के मात्रक की, क्योंकि देखो मूल राशि है, अब मूल राशि तो इसका मूल मात्रक होता है, ये क्या रहेगा, एम्पियर। तो लिखें वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, ये रहेगा। और एक को ध्यान रखना है, जो वैद्युत धारा है
वो क्या है, एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा कैसी राशि है, वैद्युत धारा अदिश राशि है। अब देखो वहीं अगर हम परिपथों में बात करें कि हमें क्या है, वैद्युत धारा के लिए स्पेशली साइन मिलेगा कि जैसे मान लो कोई तार है और उसमें क्या है, एक तो मान लो बह रही है 3 एम्पियर की धारा बह रही है और एक बह रही है इसमें 4 एम्पियर की धारा, ऐसे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी तार में अगर धारा बह रही होगी तो हमें क्या तीरों के निशान द्वारा मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें ये जो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तीर का चिन्ह लगा हुआ तो वैद्युत धारा क्या सदिश राशि है। ध्यान रख रहे हैं किसी भी परिपथ में जो तीर का चिन्ह है वो ही बताता है कि धनावेश का प्रवाह किधर से किधर की तरफ हो रहा है। जैसे अब इसमें तीर का चिन्ह इधर देखना है, नीचे की तरफ है, तो क्या है इसमें जो धनावेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, ये मतलब रहेगा इसमें देखें बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो ये क्या है, जो तीर का चिन्ह होता है परिपथ में जो हम बनाते हैं वो धनावेश के प्रवाह की दर को बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि विद्युत धारा के, क्योंकि विद्युत धारा तो अदिश राशि है, अदिश राशि तो उसमें क्या कोई भी दिशा नहीं होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे मान लो ये जो परिपथ है, ठीक है, एक इसमें 3 एम्पियर की धारा आ रही है और दूसरा वाला दोनों एक पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, इसमें क्या 4 एम्पियर की धारा आ रही है। वहीं अगर इसमें जो धारा निर्गत होगी तो इसका जो मान है, अगर ये सदिश राशि होती तो क्या सदिशों के नियम को फॉलो करती, इसका परिमाण जो है सदिश के नियमों के हिसाब से आता है। लेकिन इसका जो परिमाण है वो क्या आएगा, इसमें मान लो 3 एम्पियर, मान लो कोई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहाँ एक तार लिया हमने, इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है और एक तार लिया जिसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, दोनों को हमने क्या जोड़ दिया और आगे जाके एक तार बनवा दिया। ठीक है, जब इसमें हम जो परिणामी धारा देखेंगे तो वो क्या है, अब देखो सदिशों के लिए क्या है, परिणामी क्या रहता है, R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये अगर हमें दो सदिश हैं उनका परिणाम निकालें तो इस सूत्र के हिसाब से आएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें विद्युत धारा के लिए क्या इस नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसमें अगर डायरेक्टली ये जो आता है वो रहता है, अगर उसके हिसाब से निकालते तो इसका मान कितना आएगा, जैसे अगर सदिश होते तो इसका मान आता 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और दोनों का योग का √। ठीक है, वो आता। लेकिन बात करें यहाँ परिणामी धारा के लिए, जो परिणामी धारा है वो बनती है हमारी 7 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो धारा होगी, मान लेते हैं जैसे ये I थी, ये I1 है और ये I2 है, तो I क्या रहेगा, I1 प्लस के I2 ये बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वैद्युत धारा है वो क्या अदिशों के योग का नियम है, उसको फॉलो करती है, ना कि सदिशों के नियम का। तो अतः क्या है, जो वैद्युत धारा है वो कैसी राशि रहेगी, तुम्हारी अदिश राशि होगी। और यहाँ जो भी हम चित्र में बात करें, जो भी हम वैद्युत परिपथ बना रहे हैं उनमें जो तीर का चिन्ह होगा वो क्या है, धनावेश के प्रवाह की दर को बताएगा, ना कि वैद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्या है वैद्युत धारा, वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या है वैद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में क्या स्मॉल q कूलाम का आवेश स्मॉल t समय तक प्रवाहित हो रहा है तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I बराबर q/t। वहीं अगर हम बात करें q के मान की, तो q के मान क्या होता है, n ही होता है, तो I का मान क्या हो जाएगा, n/t ये बन जाएगा। ठीक है, और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात करें ये जो राशि की, तो ये क्या है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो बता रहे हैं, और ये ध्यान रखना है, बस ये मेन ध्यान रखना है कि ये जो तीर के चिन्ह होंगे वो क्या है, धनावेश के प्रवाह की जो धनावेश का प्रवाह है उसकी दिशा को बताएंगे, धनावेश किधर से किधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसको उतारे, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो क्या है, इसकी इसमें देखें हम, जब भी परिपथ में किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है, और हमें पता है कि धारा का प्रवाह क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है, उसमें क्या है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक की दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। लेकिन ये जो धातुएं होती हैं या फिर क्या जो विद्युत के चालक होते हैं, उनमें क्या है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसके धातु है उसके संपूर्ण आयतन में कहीं भी गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानेंगे अभी हम, जिनको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो समझते हैं, और ध्यान रखना है ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या है, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह का कारण बनेंगे। और जिनमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं तो उनमें क्या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे मान लो लकड़ी है, कागज है, इनमें क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जिन भी धातुओं में चालक जो भी है इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उनमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो समझेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अभी इसको उतारे फिर देखते हैं। तो देखो अभी जो बात कर रहे थे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, अगली हेडिंग रहेगी हमारी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, ठीक है, होता क्या है, जैसे बात करें कोई भी पदार्थ है या कोई भी धातु है, सभी क्या है, परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु के अंदर क्या होता है, एक छोटा स्थान होता है नाभिक, जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर होती है कक्षा, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बात करें जैसे समझे हम,
मान लो हमारे पास सोडियम का परमाणु है, ठीक है, 11 परमाणु क्रमांक, 30 परमाणु भार, ये हो गया, ठीक है। बात करें इसके नाभिक की, ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक में क्या है, इसके में 11 तो होते हैं प्रोटॉन और 12 होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। 11 प्रोटॉन हो गए और 12 क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब नाभिक के बाहर क्या होंगी, कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लगातार क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2,8,1, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में जो बचा कुचा 1 रहेगा वो होगा, ठीक है। देखो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें इसकी तीसरी कक्षा की, तीसरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, जो बात करें जो भी परमाणु है धातुओं के परमाणुओं की नाभिकों की कक्षाओं के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, धातु में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। और कहीं भी आ जा सकता है, तो इसके कारण क्या है, धातु में आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो क्या आवेश का प्रवाह बन रहा है, आवेश का प्रवाह बन रहा है, तो आवेश के प्रवाह की दर को ये कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो एक तरह से जो किसी भी धातु में जो चालक धातु है, ठीक है, धातु सॉरी चालक ही होती है, धातुओं में क्या है, जो उनकी परमाणुओं की अंतिम कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, धातु में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन जो धातु में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक तरह से समझो अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, धातु में कहीं भी गति करने के लिए फ्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, तो इनको कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखनी है, और किसी भी धातु में जो आवेश प्रवाह है, आवेश प्रवाह का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बात करें हम दूसरी, जैसे पहली कक्षा में 2 थे, पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसकी दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये तो क्या है, नाभिक की दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं, अपनी कक्षाओं को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, केवल इनकी अंतिम कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, धातुओं की अंतिम कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या है, अपनी कक्षा को छोड़कर धातु में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे जो बाकी की कक्षाओं, ठीक है। तो क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं के परमाणुओं में नाभिक से दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, नाभिक से दूर जो लास्ट वाली कक्षा है, चाहे पहली हो, दूसरी तीसरी चौथी जो भी हो, दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से मुक्त होकर, इनके परमाणु से क्या है अलग हो जाते हैं, और मुक्त होकर क्या है धातु के भीतर भ्रमण करते रहते हैं, धातु के भीतर क्या है कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करें धातुओं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोटि की, तो ध्यान रखना है, धातुओं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोटि है, यानी कि प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से घनत्व की तरह कहें, तो इसका ये जो मान है क्या है, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्या रहेगा, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। हर एक धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोटि है लगभग कितनी रहेगी, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब के हिसाब से रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो जो होता क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या है, धातुओं में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, धातुओं में आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि जो धातुएं हैं उनमें जो आवेश का प्रवाह, यानी कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वो किन के कारण जा रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जा रहा है, क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं परमाणु से मुक्त होकर धातु में कहीं भी आ जा सकते हैं, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो परमाणुओं से क्या है, इनकी जो कक्षा से मुक्त ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा कि क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं आवेश वाहक का कार्य करते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, क्योंकि आवेश जो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है धातु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मतलब आवेश जा रहा है, और आवेश के प्रवाह की दर को ये कहते हैं वैद्युत धारा। तो क्या हुआ कि किसी परिपथ में जो वैद्युत धारा का कारण है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में। अब देखो एक चीज और समझे, जैसे मान लो ये कोई भी धातु का टुकड़ा मान लिया हमने, ठीक है, धातु का टुकड़ा है, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कोई भी धातु का कोई भी मान लो टुकड़ा माने, तो उसमें क्या बहुत सारे परमाणु होंगे, परमाणु में क्या होंगे, नाभिक होंगे, ठीक है। और नाभिक है, नाभिक पर कौन सा आवेश रहता है, धनावेश होता है। तो होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहते हैं धातु के भीतर, तो ये अलग अलग परमाणुओं से क्या नाभिकों से टकराते रहते हैं, ठीक है, क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे अब ये मान लो यहाँ पे एक नाभिक से टकराया, यहाँ पे दूसरा नाभिक उससे टकराया, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के भीतर क्या अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, ठीक है, गति करने के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो आगत होता क्या है, इसको समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धातु के भीतर गति करें तो उसके धनायनों क्या लगातार टक्कर खाते रहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों यानी कि नाभिकों से
टक्करों की जो बीच की दूरी है क्रमागत दो धनायनों से, या क्या क्रमागत दो नाविकों से जो बीच की दूरी तय करेगा उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम कहते हैं, ये जो बनेगी माध्य मुक्त पथ। ठीक है, ये रहेगा। अब वहीं अगर हम बात करें, जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, एक नाविक दूसरे नाविक तक कुछ ना कुछ समय भी लेगा। जो समय लेगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो धनायनों से कहें हुई टक्करों के बीच जो समय अंतराल लगता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, वो रहेगा। तो इसको अभी हम आगे जानेंगे, तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में इसे नोट कर लें। ठीक है।